आप लोगों ने जो YouTube के ऊपर सवाल भेजे हैं तजियाकारों के सामने रखते हैं। भट्टी साहब, पहला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर ने बयान दिया है कि 9 मई के बाद उनका पासपोर्ट ब्लॉक है, नया अप्लाई किया है लेकिन मिल नहीं रहा। बानी PTI ने अगर इजाज़त दी तो बगैर पासपोर्ट ही अफगानिस्तान जाएंगे। इस बयान पर आपकी क्या राय है? बहुत अफसोसनाक है और शर्मनाक है कि एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है और एक सूबे का वज़ीर आला है और उसके पास पासपोर्ट नहीं, उसका पासपोर्ट ब्लॉक है। अगर कोई किसी के मुकदमे में सज़ा हुई है, अगर आप समझते हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भाग जाएगा मुल्क छोड़कर, अगर उसे पासपोर्ट दे दिया जाएगा, तो मेरे ख्याल से इससे बड़ी अहमकाना सोच कोई नहीं हो सकती। और जब आप एक सूबे, ये अली अमीन गंडापुर की इंसल्ट नहीं है, ये एक सूबे की इंसल्ट है और ये उनके पास पासपोर्ट होना चाहिए। उन पर 40-45 मुकदमे हैं। जब सज़ा याफ्ता हो जाएंगे, आप जो चाहें मुअत्तल कर दें, जो चाहें पाबंदियाँ लगा दें, लेकिन जब तक वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं तब तक उनके पास पासपोर्ट होना चाहिए। और उन्होंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई भी किया, यानी दरख्वास्त भी दी हुई है, अभी तक उनको पासपोर्ट नहीं मिला, जो कि मिलना चाहिए। थैंक यू सो मच भट्टी साहब। आगे बढ़ते हैं, एजाज सैयद साहब से सवाल करते हैं। साहब, पूछा जा रहा है कि वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार कहते हैं इसराइली अज़ाइम पर नज़र रखने के लिए अरब इस्लामी टास्क फोर्स बनानी चाहिए, तजवीज़ भी दी है। बल्कि उन्होंने कल कतर सख्त जवाब के हक़ में है जबकि ईरान मुश्तरका ऑपरेशन रूम चाहता है। क्या इस्लामी ममालिक इसराइल के ख़िलाफ़ मुत्तहिद होंगे? अलीना, काश इस्लामी ममालिक इसराइल के ख़िलाफ़ मुत्तहिद होते तो इसराइल को ये मौका ही ना मिलता कि वो एक के बाद दूसरे मुसलमान मुल्क के ऊपर अटैक करता। अनफॉर्चुनेटली जो इस्लामी ममालिक हैं वो आपस में मुत्तहिद नहीं हैं, इसी वजह से इसराइल खुल खेल रहा है। आप देखिए 40,000 बच्चे मार दिए, 64,000 के करीब जो मजमूई हलाकतें हैं, मजमूई शहादतें हैं वो हो चुकी हैं। लेकिन मुस्लिम ममालिक अभी तक बैठते हैं, कोई वाक़या एक होता है उसको कंडेम करते हैं, मिल जाएं तो एक मुश्तरका एलामिया जारी करते हैं, उससे आगे कुछ नहीं। अप्रैल 2017 में एक फ़ौज तैयार की गई थी, एक फ़ोर्स तैयार की गई थी काउंटर टेररिज्म की। सऊदी अरेबिया ने एक अलायंस तैयार किया था काउंटर टेररिज्म के हवाले से, जिसका जो सरबराह है कमांडर इन चीफ जो था वो पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ को तैनात किया था। लेकिन अभी तक हमें नहीं पता कि वो जो अलायंस बनाया गया था काउंटर टेररिज्म के लिए वो क्या कर रहा है या वो कब एक्टिवेट होगा। आप आज एक टास्क फोर्स बनाने की बात कर रहे हैं, तो पहले तो उस अलायंस की भी बात कर लीजिए जो आपने बनाया था, उसी को एक्टिवेट कर लीजिए। आज आप इकट्ठे बैठे हुए होते और अगर आप में इत्तेहाद होता तो उसी अलायंस को आप इस्तेमाल करते या आप पाकिस्तान के साथ कोई मुआहदा कर लेते अपनी सिक्योरिटी का। पाकिस्तान ने प्रूव किया है कि पाकिस्तान के पास इस बात की एबिलिटी और कैपेसिटी है कि जब उसके ऊपर वक्त आता है तो वो अपनी डेमोन्स्ट्रेट करता है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट एक्सीलेंस और परफॉर्मेंस दिखाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अनफॉर्चुनेटली जो इस बात का सबूत है कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने तो राय दी है, लेकिन जो मुस्लिम दुनिया है और मुस्लिम मालिक है वो आपस में मुत्तहिद नहीं। अगर मुत्तहिद होते तो आज मुस्लिम दुनिया को ये दिन ना देखना पड़ता। सर, ये आपने बहुत अहम बात की है कि आप समझते हैं कि पाकिस्तान से रुजू किया जा सकता था सिक्योरिटी के लिए, इसके ऊपर मजीद बात हो सकती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास आज टाइम नहीं है। तो आने वाले दिनों में इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि एज वी स्पीक बड़ा अहम इजलास हंगामी हो रहा है कतर दोहा के अंदर, जहाँ पर ये डिसाइड भी किया जा रहा है कि आगे का लाहे अमल क्या होना। महमल सरफराज साहब से सवाल करते हैं। महमल, पंजाब असम्बली में पाकिस्तान में टिकटॉक पर मुकम्मल पाबंदी लगाने की करारदाद जमा करवाई गई है। सवाल ये हो रहा है, पाबंदियां मसाइल को सुधारती हैं या मजीद बिगाड़ देती हैं? आपकी इसके ऊपर क्या राय है? अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर ना कोई भी चीज होती है तो फौरन ना या तो बैन लग जाता है। आपको मालूम है कि टिकटॉक पे पहले भी बैन लग चुका है। उसके अलावा हमारे यहाँ फेसबुक, यूट्यूब, इस तरह के जो है वो बैन लगते रहते हैं। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये इस किस्म की बात अब असेंबली में भी जिस तरह हो रही है, पहले हमने कोर्ट में भी देखा, ये समझ नहीं आ रही क्या पाकिस्तान को ये बैनिस्तान बनाना चाहते हैं, चाहते क्या। टिकटॉक तो मैं ये कहूंगी कि एक्चुअली दुनिया के अंदर एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिससे मैं समझती हूँ कि जहां पर विच कट्स अक्रॉस क्लासेस,
मासेस, बिकॉज वहां पर जो बंदा पढ़ा लिखा भी नहीं है वो भी अपने जो है जज्बात की अक्कासी कर सकता है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट जो है वो बनाते हैं। और वैसे भी टिकटॉक ने ओवरऑल एक दुनिया के अंदर बड़ा रेवोल्यूशनाइज किया है कंटेंट क्रिएशन को भी। आप देखें कि टिकटॉक की वजह से अमेरिका के अंदर भी टिकटॉक को बैन करने की इस तरह से जो बातें और वो सारा कुछ जो चला था, और उसमें वो बेशक चाइना का नाम लेकर या सिक्योरिटी रीजन और इस तरह की बातें थी, लेकिन एक बहुत बड़ी वजह ये थी अलीना कि वहां पर जो जेन जी थी उसने फलस्तीन के ऊपर जो है पूरा का पूरा उन्होंने जो स्टैंड लिया, जिस तरीके से जो एंटी इजराइल सेंटिमेंट जिस तरह टिकटॉक के थ्रू जो है वो बड़ा, फिर वो स्टूडेंट मूवमेंट्स और जो बाकी चीजें चली, तो एक ये भी वजह है। तो मेरे ख्याल में टिकटॉक तो एक बहुत ही अच्छा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। हाँ, अगर आपको उसके अंदर कोई चीजें नहीं पसंद लग रहा है कि कोई चीज सही नहीं है, आप मत देखें, लेकिन जिन्होंने जो चीजें देखनी होती हैं जो हमें या किसी और को अगर सही ना भी लग रही हो, उनके पास रसाई हो जाएगी, वो कोई ना कोई तरीका निकाले। तो बैन करना तो बिल्कुल कोई हक नहीं है, ना ही ये हमारी असेंबली को इस तरह करनी चाहिए बात, ना ही हमारी अदालतों को ये, बल्कि यहाँ पर एक बहुत आसान चीज समझ लीजिए कि हर चीज का हल है कि बस बैन कर दो। तो प्लीज कुछ समझे कि आप जो है क्रिएटिव कंटेंट, दूसरी जो चीजें हैं, या जैसे ट्विटर के ऊपर कितनी देर तक पाबंदी लगी रही है लीना, सिर्फ इसलिए कि आप नैरेटिव को काउंटर नहीं कर सकते थे जो ट्विटर पे चल रहा था, जो सोशल मीडिया पे चल रहा था, तो आपने कहा क्रिएशन एक बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसिंग मार्केट है, लोगों की जिंदगियां बदली हैं किस तरह से कंटेंट क्रिएशन, उसमें एग्जैक्टली, और उससे पैसे बना के, बिल्कुल सही। इसलिए ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल में। हमारे लेजिस्लेटर्स को अच्छे कामों के ऊपर फोकस करने की जरूरत है, ना कि इस तरह की जो है बातें करना। ठीक है, बहुत शुक्रिया महमल। अच्छा जी शहजाद, आपसे इकोनॉमी से मुतालिक सवाल हो रहा है। शरह सूद 11% पर बरकरार रखी है स्टेट बैंक ने, और इसकी वजह स्टेट बैंक कह रहा है सैलाब। पूछा जा रहा है कि बरकरार रखने की वजह आपके ख्याल में क्या है, या इसको इस तरह कर लेते कि जस्टिफाइड है या नहीं है स्टेट बैंक की वजह? जी, मेरे ख्याल से हमारी एक तो पॉलिसी पहले ही थोड़ी सी कंजर्वेटिव है। जब से 12% से लेकर हमने 11% तक कम किया है डिस्काउंट रेट को, तो उसके बाद से हम एक कंजर्वेटिव अप्रोच ले रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो अगर हमने इंटरेस्ट रेट इतने ज्यादा कम कर दिए ग्रोथ अचीव करने के लिए, तो महंगाई की शरह में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाए। तो मेरे ख्याल से अप्रोच हमारी पिछली 2 मॉनेटरी पॉलिसी से कंसिस्टेंट है कि हम बड़ा एक कॉशियसली जो है वो आगे बढ़ेंगे। और अब सैलाब की वजह से ऑब्वियसली जो रिपोर्ट है उसमें ये लिखा गया है कि अगर क्रॉप्स बहुत ज्यादा मुतासर होती हैं और जो कि होंगी, तो उस वजह से मजीद महंगाई हो सकती है। ऑल्दो वो महंगाई जो है वो सप्लाई शॉर्टेज की वजह से होगी, वो डिमांड की वजह से नहीं होगी। लेकिन फिर भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने यही व्यू लिया है कि शायद आने वाले वक्त में इन्फ्लेशन क्योंकि बढ़ रही हो, तो हमें इंटरेस्ट रेट्स को इस वक्त फौरी तौर पे कम नहीं करना चाहिए, उनको 11% पे रखना चाहिए। बट मेरे ख्याल से अगर हालात और मजीद बेहतर होते हैं और हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो सिंगल डिजिट में रहती है, तो जो मीडियम टर्म जो है हमारा एंटिसिपेशन है वो यही है कि डिस्काउंट रेट्स में फर्दर कमी आएगी, वो सिंगल डिजिट में आ जाएंगे। लेकिन फिलहाल एक खदशा है कि अगर हमें क्रॉप्स इंपोर्ट भी करनी पड़ती हैं और हमारे एक्सपोर्ट्स मुतासर होते हैं सैलाब की वजह से, तो हमारा करंट अकाउंट खसारा जो है वो भी बढ़ जाएगा। तो मेरे ख्याल से एक दुरुस्त स्टांस है। ऑल्दो बिजनेस कम्युनिटी की डिमांड थी पाकिस्तान में कि शरह सूद को कम किया जाए, लेकिन आई थिंक ये जो पॉलिसी है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वो एक कंसिस्टेंट पॉलिसी है।